नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात संवैधानिक संस्थाओं पर आरोपों की या उन्हें बदनाम करने की। पिछले कई सालों से भारत की विपक्षी पार्टियों और खास तौर से मुख्य विपक्षी पार्टी अर्थात कांग्रेस ने एक अभियान चला रखा है संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध बयानबाजी का। इनमें से ईडी तो प्रमुख है ही। ईडी प्रमुख क्यों हुई, उसके पीछे भी एक कारण है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, और चाहे संसद हो, कोई बड़ी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं बची है जिसके ऊपर विपक्षी पार्टियों और खास तौर से कांग्रेस ने आरोप न लगाए हों और अधिकांश बार निराधार आरोप न लगाए हों। हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे ईडी से। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी के पास कुछ इस तरह के पावर हैं जिससे कि वह किसी भी राज्य में जा करके जांच कर सकती है। यह ईडी इस तरह से चर्चा में आई क्यों, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण यह है कि पहले जब भी कोई शिकायत किसी राज्य सरकार के या किसी सरकारी विभाग के भ्रष्टाचार के विषय में आती थी तो उसकी प्रारंभिक जांच दी जाती थी सीबीआई को। सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत बनी एक संस्था थी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करने का या जांच करने का अधिकार था, लेकिन उसके लिए प्रदेश सरकार की जो अनुमति होती थी वह जरूरी थी। लंबे समय से जब से सीबीआई बना था तब से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के शुरू होने तक या कुछ समय गुजरने तक यह प्रक्रिया चलती रही। जब नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि किसी भी राजनीतिक दल को एक राजनीतिक समझौते के आधार पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो भी जांच होगी वह पूरी कड़ाई से, पूरी निष्पक्षता से होगी, तो कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई कोई भी जांच तब तक उनके प्रदेश में नहीं कर सकती जब तक कि वह राज्य सरकार से अनुमति न ले ले। और स्वाभाविक है कि मान लीजिए पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी के किसी नेता या उनके सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ जांच होनी है तो वो सीबीआई को अनुमति नहीं देंगे। इसी सीबीआई राज्यों के भ्रष्टाचार में, यानी कि जो राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार होते थे, राजनीतिक दलों के पुराने भ्रष्टाचार के केस हैं, उनमें सीबीआई को विभिन्न राज्यों में एंट्रेंस की अनुमति समाप्त हो गई और अगर कोई जांच होती भी थी तो वो कोर्ट के माध्यम से ही होती थी और भारत के कोर्ट का आपको पता है कि महीनों लग जाते हैं अनुमति लेने में। तो सीबीआई वहां पर फेल हो गई। अब चूंकि ज्यादातर मसले जो होते थे वह आर्थिक भ्रष्टाचार के ही होते थे। अब आर्थिक भ्रष्टाचार में पैसे का शुद्धिकरण भी होता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत आती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उस पर जांच कर सकता है, उसका डोमेन है वो।
तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो भी आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले होंगे, पुराने हों, नए हों, राज्य सरकार के विरुद्ध हों, किसी पार्टी के विरुद्ध हों, किसी नेता के विरुद्ध हों, या किसी बड़े उद्योगपति, व्यापारी या किसी के भी विरुद्ध हों, तो वो सारे के सारे अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही देखेगी। क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस कानून के तहत बना है, उसे किसी राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ईडी का उपयोग ज्यादा होने लगा। अन्यथा पहले क्या होता था कि पहले जांच करती थी सीबीआई, और सीबीआई जब जांच करती थी तो उसको जब कुछ आर्थिक भ्रष्टाचार इस तरह के मिलते थे, तो उन भ्रष्टाचार को या उस आर्थिक भ्रष्टाचार के केस को जो सबूत उसे मिलते थे, उन सबूतों के साथ वह सौंप देती थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व तब भी होता था, लेकिन उस तरह से उसकी चर्चा उतनी नहीं होती थी। अब ईडी की चर्चा ज्यादा होने लगी, क्योंकि अब वह शुरुआत से ही जांच करने लगा है। ईडी के मामले में राज्य सरकारें कोई दखल नहीं दे पा रही हैं। ईडी के पास जो पावर्स हैं वह इतनी ज्यादा हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी पूरी ताकत लगा लेने के बाद भी ईडी से बच नहीं पाती। ईडी अगर चाहती है तो उनको अरेस्ट कर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों में इसका गुस्सा होगा। दूसरा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपके यहां जांच करने कब जाता है? जब उसे कहीं से कोई सुराग मिलता है कि आपने आय से अधिक संपत्ति बना रखी है, आपने उसके दस्तावेज छुपाए हुए हैं, आपने उस धन को छुपा करके रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो टैक्स चोरी का मसला होता है उसको इनकम टैक्स देखता है। अब सवाल ये है कि आप लाखों करोड़ों रुपए कैश में अपने घर पे छुपा करके रखेंगे, आप चाहेंगे कि पैसा मेरे पास बना रहे, कमाई मेरी होती रहे, टैक्स मुझे देना ना पड़े, तो यह चलता नहीं है। अभी आप देखिए झारखंड में जो कांग्रेस नेता के यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिला, बताया जाता है करीब 350 करोड़ रुपए कैश मिला। अब सवाल ये है कि जो 350 करोड़ रुपए कैश है उसका लेखा जोखा कहाँ है? अब आप ये चाहते हैं कि आप कैश में 350 करोड़ रुपए अपने घर पे छुपा करके रखें और उसका लेखा जोखा भी ना दें, और ये भी चाहते हैं कि उस पर इनकम टैक्स आपके यहाँ रेड भी ना डाले, और जब रेड पड़े तो आप, भाई जाहिर सी बात है कि जब आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकलेंगी, चूंकि आपने काला काला पैसा इतना बनाया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेंगी जहां पर ऐसे सबूत मिलेंगे इनकम टैक्स को कि आपने काले पैसे को सफेद करने की कोशिश की, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश की है। तो जब आप मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ईडी का एंट्री हो जाएगी। तो ज्यादातर ऐसे केस जहां पर जीएसटी के छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, वहां बाद में ईडी की भी एंट्री हो जाती है। तो इस वजह से मतलब ईडी का शोर बहुत ज्यादा है। खैर अब इस चीज को थोड़ा किनारे कर देते हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, इन तीनों को किनारे कर देते हैं। अब जो संस्थाएं बचती हैं वह है इलेक्शन कमीशन, इसके बाद आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालतें, और जो सबसे प्रमुख है वह है संसद। संसद में कोई भी कानून पास होता है, देश की जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है संसद में। प्रतिनिधि चुनने की जो प्रक्रिया है और जो संसद की फंक्शनिंग है, उसमें एक राजनीतिक दल होता है, उसका वह सदस्य होता है आमतौर पर, कभी कुछ निर्दलीय भी होते हैं, और उस पार्टी की जो लाइन होती है उसके तहत वह काम करता है। यह एक मतलब खुली प्रक्रिया है, और इस खुली प्रक्रिया में ज्यादातर लोग ज्यादातर बार व्यक्तिगत रूप से उस सदस्य को नहीं चुनते हैं, जितना कि वह पार्टी के आधार पर उसको चुनते हैं। यानी कि अगर कोई लोकसभा सदस्य कहीं से चुनाव जीतता है तो उसके चुनाव जीतने में ज्यादा योगदान पार्टी का होता है। आप कह सकते हैं कि 70%, 75%, 80% जो योगदान होता है वह उस पार्टी का होता है, और उस व्यक्ति का
अधिकांश मामलों में 10%, 15%, 20%, इससे ज़्यादा नहीं होता। और पिछले कुछ समय से अगर बीजेपी की बात की जाए तो शायद ज़्यादातर सदस्यों का योगदान 5% भी नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर जीते जा रहे हैं तो कैंडिडेट उसमें बहुत महत्व रखता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी लाइन है उसको फॉलो करके हम लोग वोट देते हैं। हमें लगता है कि यह पार्टी, इस पार्टी की नीतियां ठीक हैं तो हम उसको वोट दे देते हैं। हमें लगता है भाजपा की नीति ठीक है तो भाजपा को वोट दे दिया। हमको लगा सपा की नीति ठीक है तो हमने सपा को वोट दे दिया। और बहुत सारा वोट अपने यहाँ कास्ट बेस होता है। खैर, जब हमारा प्रतिनिधि संसद में पहुंच जाता है तो 5 साल तक वह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। संसद में क्या कानून बनेगा, क्या नहीं बनेगा, किस बात को आगे बढ़ाया जाएगा, किसको रोका जाएगा, यह निर्णय करना संसद के बहुमत का काम होता है। और सरकार जो होती है वह संसद का बहुमत ही होती है, क्योंकि जिसके पास बहुमत होता है वही सरकार चला रहा होता है। तो संसद से कानून पास होते हैं, सामान्य बहुमत से होते हैं, कई कानून 2/3 बहुमत से पास होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चला रखा है कि आप कोई भी कानून संसद से पास कराइए, उसको उसका विरोध करना है। चाहे वह जो जीएसटी का कानून आया था उसको आप ले लीजिए, चाहे जो 370 खत्म करना था उसको ले लीजिए, चाहे 3 तलाक खत्म करना था उसको ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे कानून, मतलब मोस्ट ऑफ दी लॉज जो पास हो रहे हैं संसद से, उसको यह पार्टी बार बार इस तरह से दिखाती है कि आप बहुमत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई, संसद में बहुमत की ही पॉलिटिक्स होती है। अगर बहुमत की पॉलिटिक्स नहीं होगी तो क्या अल्पमत देश को चलाएगा? देश को तो बहुमत ही चलाएगा ना। तो जिसके पास बहुमत है वह चला रहा है। आप मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कि नहीं 70% लोग आपके खिलाफ, 60% लोग आपके खिलाफ। तो भाई, ये सारे नियम किसने बनाए थे? जो वर्तमान में संसद चल रही है उसके नियम तो उस समय बने थे जब आपने एक संविधान सभा बनाई थी, और उस संविधान सभा में जो लोग थे उनमें ज्यादातर कांग्रेसी थे। और जो कानून बन के आया, उस कानून को जिस संसद ने पास किया, उस संसद में कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था। ऐसा तो है नहीं कि संविधान किसी मैंने लिख दिया कि नहीं नहीं अब ये फॉलो होगा, ऐसा तो था नहीं। संविधान बना, उसके बाद संसद ने उसको स्वीकार किया, और जब संसद ने उसको स्वीकार किया तब वो लागू हुआ। तो ये नियम लागू किसने किया था कि जिसके पास बहुमत होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, वह ही देश को चलाएगा? ये नियम तो कांग्रेस का लागू किया हुआ है ना। कोई भाजपा ने, ऐसा तो है नहीं 2014 में नरेंद्र मोदी आए बोले नहीं नहीं अब ऐसा होना है। ये तो 1950 से लागू है। तो साहब, जब आप 1950 से जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं और अब आप उस पर कुतर्क दे रहे हैं कि नहीं आपके खिलाफ इतने वोट हैं, भाई आपके पक्ष में कितने पड़ते रहे? आप कब 50% से ऊपर वोट लेकर के सरकार बनाते रहे? कभी नहीं आपने बनाई। हमेशा आप जो है कभी 35%, कभी 40%, कभी 42%, यही तो आपके पास बहुमत रहा जब आप बहुत, मतलब प्रचंड बहुमत में हुआ करते थे। इतने ही तो वोट मिलते थे। तो ये जो कुतर्क दे करके आप संसद जैसी संस्था को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, यह वास्तव में अगर देखा जाए तो धूर्ततापूर्ण है। मतलब इसमें कुटिलता कूट कूट के भरी हुई है। आप, ऐसा कोई नियम हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ नियम यह है कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आते हैं, और संसद में जो कुल सीटें हैं उसमें जिसका बहुमत है वह सरकार चला रहा है। तो आप संसद से पास जो कानून है उनको नकार रहे हैं, यानी कि आप संसद को नकार रहे हैं। और सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? यह काम कर रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी, जिसको 2 कौड़ी की तमीज नहीं है, जिसे राजनीति के नाम पर कुछ नहीं आता, वह आदमी पूरे देश के विपक्ष को एक तरह से डिक्टेट कर रहा है। क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास सदस्य संख्या बहुत कम है तो वह भी उसी की लाइन को पकड़ लेती हैं। कांग्रेस में जितने अच्छे पॉलिटिशियंस थे सारे के सारे छोड़ के जा चुके केवल इस आदमी की बेवकूफी की वजह से।
अब आप कोर्ट पे आ जाइए। कोर्ट कोई डिसीजन देता है, अगर वह डिसीजन इनके फेवर में ना हो तो इनके हिसाब से कोर्ट कंप्रोमाइज है, और अगर इनके पक्ष में है तब फिर कोर्ट ठीक है। तो भाई कोर्ट तो वही है, डिसीजन भी वही कोर्ट दे रहा है। कोर्ट कहता है नहीं 370 का जो 370 जो हटाया गया, वो रद्द किया गया, तो वैसा ही था। तो आप कहते हैं कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला देता है कि अयोध्या में राम मंदिर उसी जगह पे बनना चाहिए, तो आप कहते हैं कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। कोर्ट कहता है कि 3 तलाक खत्म होना चाहिए, सरकार को आदेश देता है कि आप इस पर कानून बनाइए, तो आप कहते हैं कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। भाई आखिर इसका पैमाना क्या है कि कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है, कैसे तय होगा? आप राफेल का मुद्दा लेकर के आते हैं, कोर्ट में उसकी जांच हो, मतलब कोर्ट के आदेश पर उसकी जांच होती है, उस पर फैसला आता है, कोर्ट कहता है नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप कहते हैं कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। आप बेवजह देश के एक उद्योगपति को बदनाम करते हैं, उसकी मेहनत को गाली देते हैं, उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश होती है, और कई बार शक होता है कि आपकी मिलीभगत से हो रही है। कोर्ट आदेश देता है सेबी को, सेबी जांच करती है, सारे नतीजे आ जाते हैं, कोर्ट कहता नहीं इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप कहते हैं कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। तो कैसे तय होगा? कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन कर देता है, आप कहते नहीं हमारी जीत हो गई। तो या तो आप यह तय कर लो कि कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है, या फिर आप यह तय कर लो कि हमको संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना है कि नहीं करना है। इसके बाद आप आ जाइए इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन को लेकर के जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अधिकांश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वह बेहद निंदनीय है। भाई आप आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर्स पर, उनके अपॉइंटमेंट्स पर, तो आप बताइए कि 2014 से पहले जो अपॉइंटमेंट होते थे उसमें कौन से नियम फॉलो किए जा रहे थे? क्या प्रधानमंत्री अकेले इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त नहीं कर रहा था? क्या कांग्रेस की सरकारों में ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त नहीं हुए जो उनकी विचारधारा को मानते थे? आपने टीएन शेषन जैसे व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनवाया, और जब उस आदमी के हाथ में पावर आई, तो जब उसने मनमानी करना शुरू किया, तो इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर किसने बनाया? क्या बीजेपी बनाने आई थी? आपने बनाया। जो 2 नए कमिश्नर्स आपने उस समय पर टीएन शेषन के ऊपर लगाम लगाने के लिए रखे, तो वो जो 2 कमिश्नर्स थे, क्या वो कंप्रोमाइज्ड नहीं थे? क्या आपने ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं की जो आपकी बात को आगे रखें और टीएन शेषन को उससे रोकें? मुझे याद है कि जिस समय 2 नए कमिश्नर्स नियुक्त किए गए थे, उस समय टीएन शेषन ने एक आदेश लागू कर दिया था कि ठीक है ये लोग रहेंगे कमीशन में, लेकिन जो आदेश पारित होंगे वह है मुख्य चुनाव आयुक्त की मर्जी से ही होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त ही आखिरी फैसला करेगा। उसके खिलाफ आप कोर्ट गए, कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, कोर्ट ने कहा नो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वह है, उसकी पावर्स जो है वो बाकी सबके बराबर होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। ये कोर्ट ने आदेश दिया था, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा, और आपने उसमें 2 कमिश्नर वो भेजे हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनको आपने भेजा ही टीएन शेषन को काउंटर करने के लिए था। क्या था वो चुनाव आयोग का? अब नाम लेना ठीक नहीं है, आपने कई सारे चुनाव आयुक्त ऐसे नियुक्त किए जो बायस्ड थे, खुला बायस्ड थे। अगर उदाहरण निकाले जाएंगे उस समय 1991 से लेकर के 2014 तक के बीच में कुछ समय पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है, उसको छोड़ दें तुम,
ये जो आपने एक सिगुफा बना रखा है इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने का, यह कोई अच्छी बात नहीं है। अब तो कम से कम विपक्ष का नेता होता तो है कमेटी में। अब निर्णय जब बहुमत से ही आना है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पक्ष में आएगा। आप रोज रोज छोटे बच्चों की तरह की, जैसे छोटे बच्चे नहीं स्कूल में लड़ जाते हैं कि सर जी इन्होंने मुझे पेन मार दिया या इन्होंने मेरी पेंसिल ले ली, तो उस तरीके से आप रोज कोर्ट में चल देते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। अब बात आती है ईवीएम की। ईवीएम को लेकर के जब चुनाव आयोग कहता है कि आप इसमें कुछ भी करके दिखाइए, जो आप कहते हैं ईवीएम मैनिपुलेट हो जाती है, तो आप वो कहता है कि आइए आप मैनिपुलेट करके दिखाइए, और आप नहीं कर पाते। आप केवल एक सिगुफेबाजी कर रहे हैं। मैं वोट डालने जाता हूं, मैं जिसको भी वोट देता हूं, वीवीपैट पर एक पर्ची सामने दिखाई देती है कि मैंने किसको वोट दिया। उस आदमी का नाम लिखा होता है, जिस चुनाव चिन्ह को वोट दिया वो चुनाव चिन्ह बना होता है। पहले नियम था कि हर विधानसभा से रैंडमली एक ईवीएम चुनी जाएगी और उसके साथ जो वीवीपैट है वो चुना जाएगा, उसकी गिनती होगी। यानी कि ईवीएम में जो वोट्स हैं वो और जो वीवीपैट में वोट हैं वो गिने जाएंगे, देखे जाएंगे कि जो संख्या आ रही है वो ठीक है कि नहीं। आप कोर्ट में गए, बोले नहीं सारे गिनी है, ये सारे गिनने हैं तो फिर ईवीएम से वोट क्यों होगा। फिर इतने बड़े देश में जहां पर लगभग 100 करोड़ वोटर है, वहां पर वोट गिनना आसान काम है क्या। तो कोर्ट ने एक नियम बना दिया कि आपको हर विधानसभा से 5 मशीनें रैंडमली चूज करनी। आपके लोग वहां पे जाते हैं, जो आपके वहां पर एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, वो जाते हैं, आप रैंडम उठाते हैं कोई भी मशीन। ऐसा तो है नहीं कि आप चूज करके उठाते, नहीं ए बी सी में से यही उठानी है, वो आपको बताया आदेश दिया था नहीं ये वाली उठाइए, ऐसा तो है नहीं। आप रैंडम कोई 5 मशीन उठाते हैं, 5 मशीनों के ईवीएम के में पड़े हुए वोट और वीवीपैट के वोटों का मिलान किया जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनकी गिनती अलग निकली हो। फिर आप किस बात को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपनी लगातार हो रही हार को नहीं पचा पा रहे हैं, आप अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी योजनाएं सामने नहीं ला पा रहे हैं, आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, या जो सिस्टम से जुड़ी हुई बाकी संस्थाएं हैं, चाहे वह सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, आप इनको गालियां दे करके, इनके खिलाफ आरोप लगा करके आप चाहते हैं कि नहीं हम सत्ता में आ जाएं। और कांग्रेस सत्ता में आएगी कैसे। कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए कम से कम अपने दम पर 120 से ऊपर सीट्स लानी होंगी, और कांग्रेस की आज की स्थिति यह है कि वह 20 सीटों के उसको लाले पड़ रहे हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कांग्रेस 20 सीट पर आकर अटक जाए। जिस तरह की उसकी हरकतें हैं और जिस तरह की उसकी रीति नीति है, वैसे मेरा अनुमान यह है कि कांग्रेस 40-45 के आसपास सीटें ले आएगी, लेकिन अगर वो 20 तक भी नीचे आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और आपको चाहिए अकेले 120। तो सवाल यह है कि क्या आप 3 अंकों में पहुंच पाएंगे इस तरह से। और अगर आप 3 अंकों में नहीं पहुंचते हैं, 3 अंक, वैसे तो ज्यादा सीट्स चाहिए क्योंकि बाकी विपक्षी दल भी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अगर आप कम से कम 100 की संख्या पार नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि आप सत्ता के आसपास भी फटक सकते हैं। आपके साथ जो प्रमुख दल हैं उनमें समाजवादी पार्टी है, जिसकी हैसियत अधिकतम 5-6-7 सीट से ज्यादा की नहीं है। आपके साथ आरजेडी है, पूरी दम लगा लेगा तो 4 या 5 सीट लेकर के आएगा। ममता बनर्जी की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं इस बार बंगाल में, अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में भी आएंगी तो 20-22 सीट लेकर के आएंगी। बचता है आपके पास तमिलनाडु। तमिलनाडु में डीएमके और उसके जो सहयोगी दल है, हो सकता है वो कोई अच्छी सीटें लेकर के आ जाएं। मैं मान के चलता हूं कि पूरी 39 की 39 आप लोगों को मिल जाएंगी। उसके बाद आप कहां जाएंगे। तेलंगाना में आपकी हैसियत है नहीं कि आप स्वीप कर जाएं, कर्नाटक में आपकी हैसियत है नहीं कि आप स्वीप कर जाएं, आंध्र प्रदेश में आपकी कोई हैसियत नहीं है, ले दे के केरल बचता है।
जहां पर यूडीएफ एलडीएफ दोनों मिला करके हो सकता है सारी सीटें ले लें। तो 20 आपकी केरल की हो गई, 40 मोटा मोटा मान लीजिए कि 40 जो है आपकी हो गई तमिलनाडु से, 60 हो गई, 20 आप मान लीजिए बंगाल से, 80 हो गई, और 10 सीट 12 सीट आप मान लीजिए बिहार यूपी से, तो 90-92 सीट हो गई। बाकी की सीटें आप कहां से लाएंगे? आपको जो 180 सीट चाहिए वो कहां से लाएंगे? तो आरोपों से कुछ नहीं होगा, आपको धरातल पे काम करना होगा। आप सरकार की नीतियों का धरातल पर आकर के विरोध कीजिए, जनता को समझाइए कि ये नीति, आप जैसे आप राशन की नीति का विरोध करते हैं, तो आप जनता के बीच में जाके समझाइए तो कि राशन किस तरीके से जनता के लिए घातक है, कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। वो आपकी हिम्मत नहीं है। सड़कें बन रही हैं तो आप जनता को समझाइए कि भाई जो सड़कें बन रही हैं इससे आपको ये नुकसान होने वाला है। क्यों नहीं आप समझा पा रहे हैं? रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा, आप समझाइए कि इससे ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो नीतियां हैं, जो जनता को दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कुछ अच्छा हो रहा है, उसका आप विरोध कर रहे हैं। या तो आप उसमें खामियां ढूंढ के लाइए, या जो सरकार की वास्तविक खामियां हैं उनको आप उजागर कीजिए। आप बस ट्विटर पे आपकी बयानबाजी, आपके पता चला 20-20 जो है प्रवक्ता वो ट्विटर पे लगे पड़े हैं, राहुल गांधी ने ये बोल दिया। राहुल गांधी जब बोलता 10-20-25-50 वोट कम करता है पार्टी के। अगर वो दिन में 5 बार बोलेगा 50 वोट, इसके हिसाब से आप मान लीजिए कम से कम 250 वोट उसने कम कर दिया। तो पिछले 10 सालों का हिसाब किताब जोड़ लीजिए कि उसने कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान किया है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व से छुटकारा पाना पड़ेगा। इस राहुल गांधी से जितनी जल्दी कांग्रेस छुटकारा पा लेगी उतना उसके लिए अच्छा होगा। और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा करके आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।